गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर 1 मैकेनिक्स की पिछले 7-8 लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट यूनिट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस कर रहे थे। हमने अब तक देखा कि जब भी कोई एक इनर्शियल फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में अगर कोई दूसरा फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो भी इनर्शियल होगा, और उसके ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने रोटेशनल की बात करी कि अगर एक फ्रेम हमारा कांस्टेंट है और दूसरा उसके विद रेस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस फ्रेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि घूर्णन करते ही एक तरह से वहां पर कोई त्वरण है, तो हमने देखा वहां वो अपने आप में नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इसमें कोरिलेस फोर्स आदि को हमने डिस्कस किया। लेसन का ये पहला हिस्सा हम कंप्लीट कर चुके थे। अब लेसन का जो दूसरा हिस्सा है वो एक अपनी अलग महत्ता रखता है, जिसके अंदर हम आपेक्षिकता के सिद्धांत की बात करेंगे। देखिए, हमने अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देखा था उसके अंदर एक रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में दूसरा रेफरेंस फ्रेम जब मूव करता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को जब हमने देखा तो उसमें कहीं ना कहीं उस दूसरे फ्रेम की जो वेलोसिटी है वो सम एक्सटेंट तक है, मींस लिमिटेड है। हम यहाँ उन केसेस की बात कर रहे हैं जहां पर मूवमेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगा। रिलेटिविस्टिक का मतलब ही है कि जहां पर जो हमारा सेकंड रेफरेंस फ्रेम है या जो सिस्टम है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव करता है। जैसा आप जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब इसके कंपेरेबल का मतलब है एटलीस्ट 10% तो हो इसका, यानी 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कुछ यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि कहीं कोई बाउंड्री नहीं है कि भाई हम 0.1 c से ज्यादा पे बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम रिलेटिविस्टिक की बात कर रहे हैं तो हम जो भी रिलेशन यहाँ पे लेंगे उस रिलेटिविस्टिक रेंज से दूर जाते जाते फिर वो फेल हो जाएंगे। तो हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो पार्ट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव कर रहा है, यानी इन जनरल 0.1 c या उससे हायर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहां पर बेसिकली इस हायर वेलोसिटी से मूव करने वाली बॉडीज को नॉर्मल वे में देखना बहुत मुश्किल है। लेबोरेटरी में बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक हम इसको देख सकते हैं, लेकिन प्लेनेटरी मोशंस कहीं ना कहीं इसी पे बेस्ड है। तो प्लेनेट्स और जो हमारे हेवनली इवेंट्स है उनको अंडरस्टूड करने में इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली दो हैं। आइंस्टीन ने सबसे पहले 1905 के अंदर एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। अब इस विशिष्ट सिद्धांत के अंदर जो भी प्लेनेटरी मोशंस वगैरह थे जहां रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहे थे उनकी बात करी, लेकिन उसके बाद 1915 में उसी ने इसको आपेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत एक तरह से एक्सटेंड किया। उसमें बेसिकली उसने ग्रेविटेशन को कंसीडर किया। उसने कोई चीज जो ग्रेविटेशन के फील्ड में है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, यानी ग्रेविटेशन एटसेट्रा लॉ ऐसे यूनिवर्सल है जो कहीं ना कहीं रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करने चाहिए, इसलिए इनको तुल्यता का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार उसने अज्यूम किया कि प्रकृति के अंदर नियम कुछ इस तरह से होने चाहिए कि जो गुरुत्वीय क्षेत्र है और त्वरित क्षेत्र है उनमें उनका में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मीन्स कहीं एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया तो वहां पर बेसिक ग्रेविटेशन लॉ जो है वो वैलिड रहने चाहिए। तो इस तरह से ये तुल्यता का सिद्धांत भी कहलाता है। हम यहाँ इस लेसन के अंदर ब्रॉडली सबसे पहले बात करेंगे आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत और प्रकाश के वेग की निश्चलता। ये हमारे प्रश्न आ सकता है कि भाई आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत की अभिग्रताएं क्या हैं, मेन पोस्टुलेट्स क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की। जैसे हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था वैसे ही लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत की दो अभिग्रताएं हैं। पहली अभिग्रहिता वो ये कहता है कि जितने भी नियम हैं, जितने भी भौतिक के नियम हैं वो परस्पर नियत वेग से जो कोई परस्पर सापेक्ष नियत वेग से गतिशील है उनमें समान होनी चाहिए। यानी अगर मान लीजिए कोई रेफरेंस फ्रेम है ऐसे, उसमें कोई
नियम सत्य है तो वो उस एस डैश फ्रेम में भी सत्य होना चाहिए जो इससे नियत वेग से, इसके रिलेटिवली नियत वेग से गतिशील है। ये विशिष्ट सिद्धांत की प्रथम अभिग्रहिता है। और दूसरी अभिग्रहिता बड़ा सिंपल है कि जो प्रकाश का वेग निश्चर है, यानी किसी भी रेफरेंस फ्रेम में प्रकाश के वेग में परिवर्तन नहीं आएगा, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण अभिग्रहिता। यानी जो सी है उसको हम इनवेरिएंट मानते हैं, चाहे वो हमारा फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करता हुआ हो, चाहे वो एक्सीलरेटिंग फ्रेम हो। तो इस तरह से हमारे पास आपेक्षिकता के सिद्धांत की दो अभिग्रहिता एग्जामिनेशन में, थ्योरी में पूछा जाता है कि प्रथम अभिग्रहिता क्या है और दूसरी अभिग्रहिता क्या है। नाउ अब हम आज बात करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ एक निर्देश तंत्र है एस जो कि स्थिर है, इसके सापेक्ष पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दूसरा निर्देश तंत्र एस डैश वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये वी वेलोसिटी हमने एज्यूम किया है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, रिलेटिविस्टिक रेंज में है। तो हम एक आर्बिट्री पॉइंट पी की बात करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट एस के रेस्पेक्ट में एक्स वाई जेड टी है। यहाँ पे टी को भी हमने कोऑर्डिनेट एज्यूम किया है और दूसरे रेफरेंस फ्रेम में ये है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। नाउ अगर ये हम किसी भी बात की बात करें तो एट एनी टाइम जो ओपी तक पहुंचने का समय पहले निर्देश तंत्र में है और दूसरे निर्देश तंत्र में है, वो क्रमशः टी और टी डैश है। तो अगर टी की बात करें तो टी हो जाएगा ओपी अपॉन सी। तो यहाँ पर ओपी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी लिखते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन आता है। एक्स स्क्वायर हमने तरंगाग्र माना कि ये तरंगाग्र ओ से पी तक गया, वही तरंगाग्र ओ डैश से पी डैश तक गया। तो दोनों के समय में एक का समय टी लगा, एक का टी डैश लगा। तरंगाग्र वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, इसलिए जो समय लगा वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टी। हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आता है एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों सिमिलर से रिलेशन है, एक एस फ्रेम में एक एस डैश फ्रेम में है। तो ये इनवेरिएंट होने चाहिए क्योंकि हमारा बेसिक पोस्टुलेट कहता है कि ये इनवेरिएंट होना चाहिए अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर यहाँ पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन राइट है तो जैसे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रखूं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड और टी डैश इक्वल टू टी इस इक्वेशन में रखता हूं तो मेरे पास जब इक्वेशन आएगी तो आप फाइंड आउट करेंगे, आप ये मैथमेटिकली करके देख लें क्योंकि एक्स डैश की जगह ये टर्म रखते ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। तो हमारे पास इस और उसको कंपेयर करें तो एक एडिशनल टर्म आ गई 2x vt प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी ये इनवेरिएंट नहीं है। फर्स्ट सिस्टम और सेकंड को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ दो टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, एक टर्म आ रही है माइनस 2x vt और प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसका मतलब ये एडिशनल टर्म्स वैनिश होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि वैनिश हो जाए। तो इसीलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ वैलिड नहीं है। जैसे रिलेटिविस्टिक की बात करते हैं, जब वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल में बात करेंगे तो ये वेरी करेगी। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड नहीं और एक नए ट्रांसफॉर्मेशन को अज्यूम करना है। तो लॉरेंस ने एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक लीनियर रिलेशन लिया, उसने कहा हम एक्स डैश को मानते हैं एक्स और टी का कॉम्बिनेशन लैम्डा एक्स प्लस बी टी, वाई डैश जेड डैश में कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई नहीं था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसने एज्यूम किया कि दोनों सिस्टम में टाइम भी हमारा प्रॉपर चेंज हो रहा है, मतलब टाइम कांस्टेंट नहीं है। अगर फर्स्ट में टी है तो सेकंड में टी डैश, उसने ले लिया गामा एक्स प्लस डेल्टा टी। मीन्स अज्यूम करते हुए एक्स डैश का लीनियर रिलेशन के साथ हमने टी डैश का लीनियर रिलेशन भी लिया। अब चूंकि हमारे पास एक्स डैश टी डैश ले लिया, एक कंसेप्ट को क्लियर है कि हमारा जो एस के रेस्पेक्ट में एस डैश मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी भी है, और एस डैश के सापेक्ष एस की बात करें जहां हमारा ऑब्जर्व है उसकी वेलोसिटी नेचुरली माइनस वी होनी चाहिए। तो इस कंसेप्ट को रखते हुए अगर इस रिलेशन में एक्स डैश को 0 रख के हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो मेरे पास dx बाई dt आ जाएगा माइनस बीटा अपॉन अल्फा।
यानी एक रिलेशन आ गया माइनस बीटा अपॉन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू पी, क्योंकि हमें तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यूज निकालनी है। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया माइनस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू वी। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ये कर लें कि जीरो पर वेलोसिटी क्या होगी, तो एक्स डैश की वेलोसिटी को मैंने डिफरेंशिएट कर लिया तो dx बाई dt मेरा किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी जब मेरा सेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जो ऑब्जर्वर है वो उसके रिलेटिवली माइनस v से होना चाहिए। इट्स मीन dx डैश बाई dt इक्वल टू जाएगा माइनस v। एक ये रिलेशन आ गया, एक ये रिलेशन आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों रिलेशन में इनको यूज करता हूँ तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ t डैश हो जाएगा डेल्टा t के इक्वल और x डैश हो जाएगा bt पर। इससे मैंने x डैश और t डैश के रिलेशन निकाले, इनको डिफरेंशिएट किया। तो फाइनली हम जिस फॉर्म में आ रहे हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि पहली बात तो अल्फा एक्स प्लस बीटा टी जो है उसमें जो बीटा है वो आप देख रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं बीटा किसके इक्वल है, अल्फा वी। तो यहाँ पर जैसे बीटा की जगह माइनस अल्फा वी रखूंगा तो मेरा अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो एक्स डैश कन्वर्ट हो गया अल्फा टाइम एक्स माइनस वी टी। मीन्स यहाँ दो पैरामीटर नहीं है, अल्फा और बीटा नहीं है, अल्फा का ही वी टाइम मल्टीपल है, तो जो बीटा है वो इसका वी टाइम मल्टीपल है, तो इसको यूज कर लिया तो अल्फा एक्स माइनस वी टी आ गया। दूसरी बात, इसी तरह से जब मैं टी डैश की बात करता हूँ तो टी डैश में मेरे पास गामा एक्स है, बट ये जो डेल्टा आ रहा है इटसेल्फ किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल। इन दोनों की इक्वलिटी आ जाने से कुल मिलाकर हमारे पास जो हम पैरामीटर्स चार अननोन मानते थे, कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, उसमें हम ये कह सकते हैं बेसिक पोस्टुलेट से कि जो हमारा अल्फा और डेल्टा सेम है। दूसरी बात, बीटा भी जो है अल्फा वी टाइम्स है, तो कुल मिलाकर हमारे पास जो दो वेरिएबल रहेगा वो अल्फा और गामा ही रहेगा। यानी इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लिया, जो अल्फा एक्स प्लस बीटा टी था उसको हमने कर दिया अल्फा एक्स माइनस अल्फा वी टी, जहां अल्फा कॉमन ले लिया। इसी तरह से यहाँ था गामा एक्स प्लस डेल्टा टी, तो ये हो गया गामा एक्स प्लस अल्फा टी। नाउ अगेन हमारा बेसिक पोस्टुलेट कहता है कि ये इनवेरिएंट होना चाहिए, तो मैंने इन ट्रांसफॉर्मेशंस का मान इस इक्वेशन सेकंड में रख दिया, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। नेचुरली यहाँ पे भी टर्म रखेंगे तो दो है, दो का स्क्वायर थ्री टर्म्स आएंगी, एक ये 4 एक 5 और यहाँ 3, 5 और 3 8 टर्म्स। 8 में से जब कंपेयर करेंगे 4 तो यहाँ इक्विवेलेंट हो गई, लेकिन बाकी टर्म्स बच गई, क्योंकि कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट राइट हैंड इसमें 1 आ रहा है, तो यहाँ जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो भी उसके 1 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के कंपोनेंट से मेरे पास आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसी तरह से टी स्क्वायर का 1 मल्टीपल सी स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ जो टी स्क्वायर का मल्टीपल है वो आएगा अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। और जो एडिशनल इसके अलावा टर्म्स है वो सब जीरो होनी चाहिए, तो ये हमने कंपेयर करा। तो नाउ इसको अब हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये 3 समीकरण आई, जब हमने ये समीकरण रख के पहली समीकरण अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर इक्वल टू 1, चूंकि यहाँ राइट हैंड साइड में 1 है इसलिए इसके कंपेरेबल अगर यहाँ से देखें तो हम इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना चाहते हैं। सबसे पहले नीचे वाली समीकरण को देखें तो थर्ड वन है माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैं अगर अल्फा स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो ये समीकरण बन जाएगी अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, अर्थात अल्फा स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, या अल्फा का मान हो जाएगा सी अपॉन रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यहाँ सी कॉमन ले लेता हूँ तो अल्फा मेरे पास इन टर्म्स ऑफ वी एंड सी आ गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमारे दो जो वेरिएबल थे उसमें हमने एक अल्फा का मान वी की टर्म में लेके आ गए। अब गामा में के लाने के लिए हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। हमारी सेकंड इक्वेशन थी -2 अल्फा स्क्वायर वी माइनस 2 सी स्क्वायर अल्फा गामा इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें से 2 अल्फा कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा माइनस कॉमन ले लिया लैम्डा वी प्लस सी स्क्वायर गामा इक्वल टू 0, यानी गामा का मान आ जाएगा माइनस अल्फा वी अपॉन सी स्क्वायर।
अब हमने गामा को भी अल्फा की टर्म में लिया है, तो मेरे ये कन्वर्जन इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्स डैश इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, और सबसे इंपॉर्टेंट है टी डैश इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस वी एक्स बाय सी स्क्वायर, जहां अल्फा की वैल्यू है। अब देखिए ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से अगर एक स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम के रिलेटिव कोई दूसरा फ्रेम रिलेटिविस्टिक रेंज में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो वहां एक्स डैश तो कन्वर्ट होगा ही होगा, टी डैश भी होगा, यानी टाइम के इनवेरियंस की बात यहां खत्म होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि रिलेटिविस्टिक रीजन के अंदर टाइम इनवेरिएंट नहीं रहता है, टाइम में भी चेंजेस होते हैं, यानी रेफरेंस फ्रेम में जो टाइम कंज्यूम होगा वो अलग है। और अगर हम चाहें, अब यहाँ पे बात आती है तो क्या फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रॉन्ग है? तो अगर हम जैसे ही नॉन रिलेटिविस्टिक रेंज में जाएं, यानी v बाय सी इज मच लेस देन 1, तो हम देखेंगे अल्फा 1 हो जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में ये रिलेशन कन्वर्ट हो जाएंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। तो हम ये कह सकते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की ही एक कंडीशन है। इस नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में बात करें तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड है, लेकिन रिलेटिविस्टिक लिमिट में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड नहीं है। वह हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को देखना है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में टाइम इनवेरिएंट नहीं रहता है, टाइम ऑल्सो कन्वर्ट्स, और ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने कोऑर्डिनेट्स की बात करी, यहाँ 3 की जगह 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के रूपांतरण की बात करेंगे। थैंक यू।